हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। और चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी हम करने जा रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का आज फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे और समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और क्यों ये हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन होती क्या है? रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस का नाम है? देखो, अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स, बिल्कुल अगर लेमन में बोलें तो बच्चे पैदा करना। बिल्कुल सही, यही मतलब होता है रिप्रोडक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, इन दोनों के क्या हुए? आगे बच्चे हुए, फिर इनके आगे बच्चे होंगे। ठीक है, मीन्स अगर आपके ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो आप, ये आपके पेरेंट्स होंगे और ये आप। तो अब अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है जनरेशन वन, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपके दादाजी की जो जनरेशन थी उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन है। ऐसे उनके भी क्या होंगे? पेरेंट्स होंगे, उनके लिए उनके दादाजी की जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन है। और फिर आपके पेरेंट्स सेकंड जनरेशन, आप थर्ड जनरेशन। जैसे अगर हिंदी में अगर हम बोलें तो तीसरी पीढ़ी है, आपकी फैमिली की तीसरी पीढ़ी है। और आगे आपकी भी एक नई जनरेशन होगी, जब आपके बच्चे होंगे वो भी क्या होगी? एक नई जनरेशन होगी। तो ये जो न्यू जनरेशन्स बन रही हैं, ठीक है ना, ये किस प्रोसेस से बन रही है? रिप्रोडक्शन से। ये किस प्रोसेस से बन रही है? रिप्रोडक्शन से। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होगा ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन आपकी आ ही नहीं पाएगी। और अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी तो आप सोचो कि क्या होगा। ठीक है ना, एक टाइम पे अगर सभी सोचने लग जाएं कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना, हमें बच्चे पैदा नहीं करने, तो एक टाइम पे क्या होगा? इस अर्थ पे कौन ज़िंदा रहेगा? ठीक है, तो यही मतलब होता है हमारा रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, नई जनरेशन का प्रोडक्शन, जैसे G1 से G2, G2 से G3 ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब ये सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है। सेम स्पीशीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? भैया सेम स्पीशीज़ का मतलब है कि ये ह्यूमंस थे, तो इनकी सेकेंड जनरेशन भी क्या होगी? ह्यूमन ही होगी। और इनकी थर्ड जनरेशन भी क्या होगी? ह्यूमन ही होगी। मतलब ये एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस हैं, हम कौन, हमारी स्पीशीज़ क्या है? हमें क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस। ठीक है ना, हम किस स्पीशीज़ के हैं? होमोसेपियंस के हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमंस की बात हो रही है और वो नेक्स्ट जनरेशन में किसी डॉग को, किसी कैट को जन्म दे दे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा किसी इंसान ने किसी बिल्ली को जन्म दिया है या किसी कुत्ते को जन्म दिया है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो वही मतलब है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, उसी स्पीशीज़ की होंगी। ह्यूमन है तो उनकी जनरेशन आगे ह्यूमन्स ही होंगी। डॉग में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी जनरेशन में क्या बनेंगे? डॉग्स ही बनेंगे। ठीक है, बर्ड्स हैं तो बर्ड्स ही होंगे। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। तो डेफिनेशन आ जाती है, एंड दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे आपको समझ आई या नहीं आई, इस वर्ड का मतलब समझ आया? डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि बच्चे पैदा करना है, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। अब वो जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो अपने ही जैसे होंगे, मीन्स सेम स्पीशीज़ के होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स? तो बताओ, जल्दी से आंसर करो। लाइफ प्रोसेस आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे चैनल पे भी अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में। जैसे ये लेक्चर्स ख़त्म होंगे, ये चैप्टर ख़त्म होगा, तो उसके बाद हम लाइफ प्रोसेस भी डिटेल में देखेंगे। और वैसे एक बात बता दूँ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे, ठीक है, रिलीजियसली पढ़ लिया है, सारे आपको नोट्स मिल रहे हैं, सारे आपको डिटेल लेक्चर मिलेंगे, तो
आई अश्योर यू, यू विल गेट 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड्स। तो भैया अगर यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू सीरियस रहे तो आपके 95 प्लस आना पक्का है, ये आप मेरे पे छोड़ दो। तो अब आप मेरे को जल्दी से आपने आंसर कर दिया होगा कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस क्या होती थी? लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती थी जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था? रिप्रोडक्शन का तो मतलब था कि बच्चे पैदा करना है। अब बच्चे पैदा करने हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी होगा। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती थी? ऐसी प्रोसेसेस अगर जो हमारी बॉडी में नहीं हुई, जो हमने नहीं की, उसके बिना हम मर जाएंगे। अब रिप्रोडक्शन के बिना थोड़ी मरेगा यार कोई। अगर किसी ने डिसीजन लिया है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेगा तो ये थोड़ी है वो मर जाएगा। आप खुद सोच के देखो। आप आगे जाके बड़े होके सपोज करो डिसीजन ले लेता है आप में से ही कोई कि ठीक है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो ये थोड़ी है आपकी लाइफ एंड हो जाएगी। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी हैं हमारी सोसाइटी में, जो कपल हैं वो नहीं चाहते उनका कोई बच्चा हो, वो नहीं बच्चा पैदा करना चाहते ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है? तो ये थोड़ी है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? ठीक है ना, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है बट फिर भी हर एक स्पीशीज़, ठीक है, चाहे वो होमोसेपियंस की हो, चाहे कोई भी हो, मीन्स ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, कोई भी हो, सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते ही हैं। क्यों? समझ आ रहा है? दिमाग खुल रहा है कुछ? तो भैया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? देखो, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है? अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करना। अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब आपके सामने अगर मैं एक चीज़ लिख दूँ, डायनासोर्स देखे हैं कभी? नहीं देखे ना? अब कुछ तो कहेंगे कि सर ये होते ही नहीं थे, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। बट डायनासोर्स क्या आज हैं यहाँ पे? नहीं है, ड्यू टू वेरियस रीजन्स ये ख़त्म हो गए। चलो अब इसका कोई ज्योग्राफिकल रीज़न भी हो सकता है, मान लो ख़त्म हो गए, कंट्रोवर्शियल है। अगर हम बात करें ईगल्स, क्या आज आपको दिखाई देते हैं? टाइगर्स कितने रह गए हैं? टाइगर्स इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? ठीक है, आपका ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन बनता होगा कि ये टाइगर्स हैं कितने। टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमंस का सेंसस होता है, जनगणना की जाती है, वैसे भी टाइगर सेंसस भी होता है। तो एक बार चेक करना कि इंडिया में टाइगर्स कितने हैं। अगर अब वो सोचो कि वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो आगे तो टाइगर्स बचेंगे ही नहीं। आपकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको सिर्फ पिक्चर बुक में ही दिखाई देंगे टाइगर्स। आजकल तो आप जाके जू में भी देख सकते हो, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी जाके देख सकते हो, टाइगर्स आपको दिख जाएंगे अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। बट अगर टाइगर्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, तो क्या आपके बच्चों को या उनके बच्चों को टाइगर्स कभी रियल में देखने को मिलेंगे? नहीं होगा ना। अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं करा तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे आज डायनासोर्स हैं, या और भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आपने एक लिस्ट पढ़ी होगी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, जिनको बचा के रखा जाता है। अब टाइगर्स के लिए भी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों बनाई गई, नेशनल पार्क्स क्यों बनाए गए थे? ठीक है ना? तो ये इसीलिए तो बनाए गए हैं भैया, कोई इनको हंट डाउन ना कर दे, कोई इनका शिकार ना कर ले, क्योंकि पहले ही हमारे लिए बहुत कम बचे हैं। ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट अर्थ सिर्फ ह्यूमंस का ही नहीं है, इसमें बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो इस प्लैनेट अर्थ से बिलोंग करती हैं, तो ये सबके लिए है। और अगर यहाँ पे हम ऐसे कंडीशंस ले आएंगे, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो किसी भी तरह की हो, जिससे वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो ये एक बैलेंस नहीं रहेगा नेचर में। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ईगल्स आपको नहीं दिखाई देते आज, समझ रहे हो?
तो ये सिर्फ ना एक पिक्चर बुक बन के रह जाएगी इनकी कि हाँ ऐसा ऐसा होता था, कार्टून्स में एनिमेशन ही देख पाओगे आप। तो रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? रिप्रोडक्शन होता है भैया आपको आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है, ताकि आप हर बार जब नई पॉपुलेशन नई जनरेशन बनेगी तो उसमें कुछ एनवायरमेंटल के हिसाब से और डीएनए के चेंजेस होने के कारण अडेप्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, इवोल्व होती है जनरेशन। न्यू जनरेशन जो भी आती है वो क्या होती है, एक इवोल्यूशन होता है उसमें। आपको पता होगा कि हम पहले चिंपैंजी, ठीक है, उससे बिलोंग करते थे, बंदर की शक्ल के होते थे, तो फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन वाली आपने फ़ोटो देखी होगी। तो वो चीज़ें सब सच है। अगर यहाँ पे ह्यूमंस भी, सारे के सारे ह्यूमंस भी डिसाइड कर लें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो फिर 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद कौन बचेगा अर्थ पे? कोई भी नहीं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ प्रोसेस नहीं है, ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जिसके बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, बट एक बैलेंस बना के रखने के लिए, ठीक है, स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड होने से बचाने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन चाहिए। तो क्यों चाहिए, ये आपके लिए रीजंस लिखे हुए हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, बताया ना, अगर अभी ह्यूमन से डिसाइड कर लें कि सारे के सारे रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो 150 साल बाद कौन बचेगा अर्थ पे? कोई भी नहीं बचेगा। इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए। रिप्रोडक्शन जब होता है, रिप्रोडक्शन जब होगा उसमें सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करता है तो डीएनए में भी चेंजेस आते हैं। डीएनए में क्या आते हैं? कुछ चेंजेस आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन डीएनए। आपका डीएनए आपके पेरेंट्स के डीएनए से मैच करता है, एग्जैक्ट नहीं है, 100% नहीं होता है। अगर 100% हुआ तो आप बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई दोगे यार। अब रिप्रोडक्शन में डीएनए का कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, ठीक है, इवोल्यूशन होता है, मीन्स अडेप्टेबिलिटी हो सकता है, बढ़ सकती है। सर्टेन फीचर्स होते हैं जो हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, हो इंक्रीज़ ही नहीं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं। वो डीएनए में कैसे चेंजेस आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको समझ आ गई कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, और रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, फिर भी ये अर्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने की बात कह रहा हूँ, अब इसको मतलब अपनी लाइफ से मत जोड़ लेना कि मुझे लाइफ सस्टेन करनी है तो रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं। तो नेक्स्ट देखिए, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? बिल्कुल हूबहू 100% सेम होते हैं क्या पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं? क्या आपकी शक्ल आपके पापा से, आपकी मम्मा से 100% मैच करती है? नहीं ना, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, मीन्स 100% डीएनए नहीं होता मैच करेगा, कुछ वेरिएशंस आते हैं। हो सकता है पापा की हाइट कम हो, आपकी हाइट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, पापा का कलर थोड़ा ब्लैक हो, आपका वाइट हो जाए। यहाँ पे अब रेसिज्म नहीं हो रहा, मीन्स ये जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये किसके कारण आते हैं? ये डीएनए में वेरिएशन के कारण ही चेंजेस आते हैं। हाइट बढ़ गया, आइज़ का कलर चेंज हो गया है, ठीक है, नोज़ की शेप चेंज है, ओके, स्किन कलर चेंज है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके डीएनए वेरिएशन के कारण आती हैं। तो हम एग्जैक्ट कॉपी कोई भी हो, चाहे ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, एग्जैक्ट कॉपी कभी भी नहीं होती, सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, सिमिलर होते हैं। सिमिलर भी किसके कारण होते हैं? अब आपकी, अभी मैंने बात कही कि आपकी शक्ल 100% आपके पापा से मैच नहीं करेगी, बट 90% तो करेगी, 80% तो करेगी। वो किसके कारण कर रही है? वो भी डीएनए के कारण ही कर रही है यार। आपके पापा से ही तो डीएनए आया है, आपके मम्मा से ही तो डीएनए आया है। तो आपकी बहुत से फंक्शंस जो होंगे, मीन्स आप जो काम करते होगे, काम करने का स्टाइल होगा, वो क्या होगा, क्या पता आपके पापा से मैच कर रहा हो, क्या पता आपकी मम्मा से मैच कर रहा हो, क्या पता बिहेवियर में चेंजेस जो आ जाते हैं। ठीक है, बिहेवियर आपका हो सकता है आप पापा की तरह बिहेव करो, मम्मा की तरह बिहेव करो। तो ये सब चीज़ें ये क्या होती हैं? ये डीएनए के कारण होती हैं। एग्जैक्ट कॉपी हम नहीं होते,
सिमिलर होते हैं, सिमिलर भी किसके कारण होते हैं, क्योंकि पेरेंट से ही तो ऑफस्प्रिंग में डीएनए आया है। ठीक है, तो पेरेंट से ही डीएनए आया है ऑफस्प्रिंग में। अब इस डीएनए में क्या था, इस डीएनए में उन पेरेंट्स की क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। तो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन ही तो आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है। समझ आई बात। तो डीएनए आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, और मैं डीएनए का ही आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने वाला हूँ। और ये डीएनए आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन वाला पार्ट तो डिलीट हो चुका है, हेरिडिटी में आपको बड़ा काम आने वाला है। तो डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट में लिखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है डीएनए। डीएनए मिलता कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल। आपका जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस में ये क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा। अच्छा, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पे मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पे मिलता है। तो डीएनए की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। डीएनए इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर एंड इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जो अभी मैंने लिखा था कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए जाएगा। इसी कारण आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, आपका जो बिहेवियर होता है, आपका कैरेक्टर जो होता है, आपका स्किन कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, बॉडी ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं, जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैसे मैच करेंगे, डीएनए से ही। डीएनए ने ही पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। ओके, तो जल्दी से मुझे बताओ कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे मिलता है। एक वर्ड आता है क्रोमोसोम और एक आता है क्रोमाटिन। दो चीज़ें होती हैं, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमाटिन। क्रोमोसोम्स के बारे में तो आपने सुना भी होगा, कुछ बच्चों ने क्रोमाटिन के बारे में भी सुना होगा, बट जल्दी से कमेंट तो ये तो कर दो कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, बॉडी में नहीं, मतलब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर में करना है पेयर में कर देना, नंबर लिखने हैं नंबर लिख देना। अब क्रोमोसोम और क्रोमाटिन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देंगे जब आपका सेल डिवाइड करेगा। क्रोमाटिन देखो, मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। ये जो डीएनए है, अगर डीएनए आपका बिखरा हुआ पड़ा है न्यूक्लियस में, डीएनए क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ पड़ा है धागे की तरह, एक ये पूरा धागा जस्ट ऐसे करके पड़ा हुआ है डीएनए, तो इसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। बट जब सेल डिवाइड होगा, ठीक है, सेल डिवाइड होगा तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस्ड एंड कोइल्ड, मतलब उसकी ना एक कोयल बन जाएगी ऐसे, और ये कंडेंस हो जाएगा ऐसे कुछ। तो जब यहाँ से ये चीज़ बन जाती है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। जब ये स्कैटर्ड फॉर्म में होता है तब ये क्या कहलाता है, क्रोमाटिन। और ये कब होगा, जब हमारा सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड करने का मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जब बनेंगे तब ये काम होगा। क्रोमोसोम आपको जब ही विजिबल होगा। ठीक है, क्रोमोसोम ओनली विजिबल व्हेन सेल डिवाइड्स, विजिबल ओनली व्हेन
सेल डिवाइड्स। जब सेल डिवाइड करता है तभी क्रोमोसोम क्या होता है, विजिबल होता है, अदरवाइज आपका क्रोमोसोम विजिबल नहीं होगा। वो डीएनए जो पड़ा हुआ है वो किस फॉर्म में आपका पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा क्रोमेटिन की फॉर्म में, जब तक आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा। जब सेल डिवाइड होगा तो ये स्कैटर्ड फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, कोइल्ड हो जाएगा, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है जीन। जीन क्या होती है? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए, या आप कह सकते हो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि डीएनए ये आपके पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन लेके आया है और आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से ही है। तो डीएनए में बेसिकली काम कौन कर रहा है? डीएनए में काम कर रहा है जीन, ठीक है। जीन्स हम कहते हैं ना, जीन्स ही इसके अलग हैं। तो सपोज करो जीन क्या होता है, एक डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट हो गया जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या होगी, क्या कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, डीएनए का एक ये छोटा सा सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, और ये कुछ पर्टिकुलर आपकी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। जैसे हो सकता है ये आपके आईज के कलर को डिसाइड करे, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये हो सकता है आपके हेयर कलर को डिसाइड करे। तो एक जो सेगमेंट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ये आइज का कलर ये इसी पार्ट में जा रहा है तो ये एक जीन है, ये इस पार्ट में जा रहा है तो ये क्या है, एक जीन है, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेगमेंट जो होता है डीएनए का, जो आपकी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब इन चीज़ों को आप याद रखना। और जीन से रिलेटेड वर्ड ही एक आएगा, जीनोम। जीन से रिलेटेड वर्ड ही क्या आता है, जीनोम। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीनोम क्या होता है, बॉडी में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, एक ऑर्गेनिज्म में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑल द जेनेटिक मटेरियल, ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑल का क्या मतलब है? देखो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे मिलता है, ठीक है। वो जहाँ पे और भी डीएनए जहाँ पे मिलता है, अगर हम उनको भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, वहाँ पे भी डीएनए है, लेकिन मेजर पार्ट तो चलो आपका न्यूक्लियस में ही होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। लेकिन और दो जगह कौन सी हैं? एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे में नहीं होता, ठीक है। एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सॉरी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्या है, हमारा न्यूक्लियस तो है ही है। इन सभी का जो डीएनए होगा, इन सभी में जो डीएनए होगा, अगर उन सभी को तुम इंक्लूड कर लो तो आपको क्या टर्म यूज़ करनी पड़ती है, जीनोम। जीनोम में मतलब सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली डीएनए है। डीएनए जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है अगर प्लांट्स की बात हो रही है, और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में आपका होता ही है। ओके, तो आई होप आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हुए होंगे डीएनए से रिलेटेड, और इन्हीं सब चीज़ों की आगे हम यूज़ करेंगे इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको बिल्कुल सेल डिवीजन की जो प्रोसेसेस होती हैं कि सेल डिवाइड कैसे करता है उसके साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।